नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और कार्यक्रम बातों बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे युवा यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपने पिताजी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए न सिर्फ बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, बल्कि उन्होंने इंदौर में और इंदौर से लगे हुए देवास में जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी और मेडिकल हॉस्पिटैलिटी यानी दो बड़े ही क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस मेडिकल हॉस्पिटैलिटी और सेवा के क्षेत्र में तैयार किए हैं, उसकी चर्चा न सिर्फ इंदौर में है बल्कि देवास में भी। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं मयंक राज सिंह भदौरिया जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ देवास के अमलतास हॉस्पिटल ग्रुप, और इंदौर में जो हॉस्पिटल है वो है इंडेक्स। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। कैसे याद करते हैं आप? मैं भी अपने पिता को याद करता हूँ तो बहुत सारी उनकी बातें मेरे जहन में आती हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि जीवन का सामना कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप अभी काफ़ी यंग हैं और भविष्य के अनेक सपने मैं आपकी आंखों में देखता हूँ, लेकिन आप अपने पूज्य पिताजी सुरेश सिंह जी भदौरिया जी को याद करते हैं, जो अभी भी बहुत वाइब्रेंट हैं, एक्टिव हैं, एनर्जी से काम कर रहे हैं। तो क्या आप याद करते हैं, किस तरह से उन्होंने आपको तैयार किया कि आप आगे बढ़ें? देखिए, पापा हमेशा यही कहते हैं मुझे कि मेहनत करो सबसे पहले। अगर बेटा मेहनत नहीं करोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं होगे। वो हमेशा बोलते हैं कि गरीबों की मेहनत करो, जिन लोग नीड में हैं उनकी मेहनत करो। अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, अपने हॉस्पिटल, जितने लोग आपसे जुड़े हैं सभी का भला सोचो, सभी को लेकर के चलो, तभी आप जीवन में कुछ लक्ष्य जो आप हासिल करना चाहते हैं तभी आप कर पाएंगे। टाइम टू टाइम मेरा उनसे कॉन्वर्सेशन होता रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, और वो उनका मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ रहता है जिससे कि मैं सही तरीके से आगे बढ़ सकूं, अपने इंस्टीट्यूशंस को आगे ले जा सकूं, साथ ही साथ एक अच्छा व्यक्तिगत इंसान भी बन सकूं। कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात। जैसे अभी हाल ही में जो कोरोना काल आया उसी में उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा हर एक का फ़ोन उठाना, क्या मालूम किसको किस चीज़ की ज़रूरत हो, फिर चाहे वो रात के 3 बजे की हो या दोपहर के 3 बजे हो, सबसे बात करो और सबका साथ दो, सबके लिए खड़े रहो। तो आज भी अच्छा लगता है और वो गाइड करते हैं और उसी से मुझे सीख मिलती है। वो जितनी आज की दौर में भी मेहनत करते हैं तो उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ मुझे ये मेहनत करनी है जिससे आगे मैं भी सफल हो सकूं जीवन में। बहुत बढ़िया। मतलब मैं बाबूजी की इस बात को तो प्रणाम करता हूँ कि कोरोना पीरियड में आप हर किसी का फ़ोन उठाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेसिकली आप लोग कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से ही हैं या? जी, वैसे तो हम बिलोंग करते हैं किशुपुरा विलेज से। अच्छा। जो भिंड जो एरिया है, भिंड ग्वालियर के आगे ही है, 70-80 किलोमीटर आगे, उसके पास जो गांव है किशुपुरा, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। जी। तो जाहिर तौर पर जब हॉस्पिटैलिटी और वो भी मेडिकल हॉस्पिटल्स के क्षेत्र में आपने आने के लिए सोचा, सबसे पहला हॉस्पिटल इंडेक्स शुरू हुआ इंदौर में, जहाँ 150 मेडिकल आपकी यूनिवर्सिटी भी है और वहाँ 150 सीट्स भी हैं MBBS। जी जी जी। और यहाँ भी अमलतास में भी करीब करीब इतनी ही सीट्स हैं। जी, इंडेक्स में अब 250 सीट्स हो गई हैं MBBS की। जी। और शायद आपने मुझे ये भी बताया कि वो पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहाँ प्राइवेट या गवर्नमेंट में, जहाँ जी, मध्य प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट था जिसमें 250 MBBS की सीट्स आई थी। जी। जाहिर है जब ये चीज़ पैरामीटर्स के तहत स्वीकृत हुई होगी तो आपकी विश्वसनीयता ज़रूर परखी गई होगी, जो एजेंसीज इसमें आपको परमिशन देती हैं। जी 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 जी। तो उसके बाद ही फिर ये चीज़, जी, उनका इंस्पेक्शन होता है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फैकल्टी, पेशेंट लोड, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ देखने के बाद ही उनका परमिशन देते हैं वो। जी। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो दिल्ली में उनका हेड ऑफिस है, उनकी टीम आती है, विज़िट करती है उसके बाद जी। सारी चीज़ें। और किस तरह से आप पापा, क्योंकि
ये बहुत ही फ्यूजन बड़ा दिलचस्प होता है कि एक मार्गदर्शक के तौर पर पिताजी और आज के भारत को समझने वाले एक युवा के तौर पर मयंक जी। सुरेश जी और मयंक जी का ये जो सोच है ये इस ग्रुप को भी बहुत आगे ले जाएगा, इस सोच और दृष्टि को भी आगे बढ़ाएगा। तो और क्या रोल मॉडल आपके हैं कुछ और जिनको आप देखते हैं, समझते हैं, और किस तरह से आगे जाने का एक सपना है आपका? देखिए, जो आपने बात बोली कि मेरे विजन एंड पापा के जो थॉट्स हैं, एक ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जनरेशन गैप होता है, वेरी ट्रू। बट वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट जो पापा के हैं कि वो चीज़ें समझते हैं। ओवरऑल उन्होंने अपने आप को भी एवॉल्व किया है, जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है, जो एक एज अ फादर उन्होंने अपने आप को एवॉल्व किया, फ्रॉम बीइंग अ फादर टू अ फ्रेंड टू फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर, सब फिलोसोफर, बीइंग ग्रैंडफादर। तो फ्रेंडशिप और कैसी इवॉल्व करती है आगे, उसको वो हमेशा हमेशा से ना ऐसा करते आए हैं जिससे कि मैं कंफर्टेबल रहूं। एक कंफर्टेबल स्पेस में उन्होंने वर्किंग करने को दी है, एक अलॉन्ग विथ फ्रीडम। मेरे जो आइडियाज़ होते हैं मुझे एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं, और अगर कहीं मैं गलत भी होता हूँ तो मुझे डीमोटिवेट नहीं करते हैं। मुझे बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हुआ तो हो गया, इससे सीखना है हमको। और हमेशा सुनते हैं चीज़ों को, अनसुना किसी बात को नहीं करते हैं, हर बात सुनेंगे, समझेंगे। कहीं कुछ गलत होगा तो मुझे गाइड भी करेंगे कि इसमें हमें ऐसा करना चाहिए। सो ओवरऑल इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं भी उनकी बात समझूं, जिससे कि हम दोनों के बीच का रिलेशन जो आज इंस्टीट्यूशन चलाने में हो या घर चलाने में हो, एक स्मूथली चलता रहे। वो आगे आते हैं, मैं पीछे जाता हूँ, थोड़ा कहीं ना कहीं डिसीजंस हम लोग के इक्वल हो जाते हैं, जिससे कि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। हार्डली हम लोग के बीच में ऐसे क्लैशेस होते हैं क्योंकि वो समझते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, और इतना वो पढ़ते हैं, इतना लोगों से इंटरेक्ट करते हैं कि वो आज की टेक्नोलॉजी की बात हो या पहले की टेक्नोलॉजी वर्किंग की बात हो, आज की फैमिली जिस तरीके से हो गई है, पुरानी फैमिली कैसे ऑपरेट करती थी, तो उन सब चीज़ों का बैलेंस बना करके उन्होंने बहुत अच्छा चला हुआ है। और हम लोग जेन्युइनली, मतलब जो हमारा बॉन्ड है वो भी बहुत रिलिश इट। आज आपकी ओपीडी यहाँ की बात करें अमलतास की तो 2000 और मोर देन 2000 के आसपास है। आज आप यहाँ पर हार्ट से जुड़े जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे स्टंट्स हों या फिर कोरोनरी बाईपास हो, ये फैसिलिटी है। किडनी ट्रांसप्लांट भी हो रहा है और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। लिवर ट्रांसप्लांट की तैयारी है, रेडिएशन थेरेपी भी आप शुरू करने वाले हैं, और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं, रोबोटिक सर्जरी की बात है, वो भी आप करने जा रहे हैं। किस तरह का विज़न है आपका? क्योंकि आप जिस जगह हैं वो स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रीजन में जो आसपास का एक बड़ा रूरल मासेस है वो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर हमेशा ईगरली वेट करता रहता है, इंतज़ार करता रहता है। आप उसको कैटर करने के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। तो इसमें जब हमने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की शुरुआत करी थी सन 2015 में, तब सोच यही थी कि आज जो हम लोगों ने ट्रेंड देखा था कि हर कोई इंदौर जा रहा है, आप धार, झाबुआ, बड़वा इधर से ले लें, या देवास, उज्जैन, आगर, शाहजहाँपुर, जो यहाँ के क्षेत्र हैं, हर कोई इंदौर जा रहा था। तो हमने यही सोचा क्यों ना हम एक ऐसा अस्पताल उन्हीं के बीच में ले जाकर सारी सुविधाएं दें, जिससे कि वहाँ के लोगों को इंदौर नहीं जाना पड़े, भोपाल नहीं जाना पड़े। और आज 5 साल 6 साल हो चुके हैं इस बात को, और बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों ने हमको एक्सेप्ट किया है। इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं प्रशासन को, हमारी राजमाता गायत्री राजे पवार जी को, मुख्यमंत्री जी को, सभी को श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमको एक्सेप्ट किया सबसे पहले। यहाँ के लोगों ने हमको एक्सेप्ट किया, यहाँ के जितने भी यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ के सारे सरपंच जो थे और सभी लोगों ने, और उससे हमको मोटिवेशन मिला कि पहले हमने ब्रॉड स्पेशलिटी चालू करी, फिर धीरे धीरे सामान्य ऑपरेशनों से चलते हम सुपर स्पेशलिटी विंग डेवलप करी कि आज हमारे पास मॉड्यूलर ओटी है, डायलिसिस,
यहाँ होता है कीमोथेरेपी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, न्यूरो, नेफ्रो, यूरोलॉजी, सभी तरीके के अब जो सुपर स्पेशलिटी जो जटिल ऑपरेशंस है वो होते जा रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान आयुष्मान भारत का रहा है, क्योंकि आयुष्मान भारत के कारण हम उन लोगों तक पहुंच सके हैं जिन लोगों को इस ऑपरेशन की ज़रूरत थी। जो लोग पैसा ना होने के कारण या उनको कोई रीच आउट नहीं कर पा रहा था, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मालूम थी कि इंदौर में ये होता है, ऐसा कुछ होता है कहीं, हम उन तक जा पा रहे हैं और काफ़ी लोगों का सफल इलाज कर चुके हैं। सो ये चीज़ हमको और मोटिवेट करती कि हम और रेडिएशन थेरेपी पर जाएं। जैसे हम देख रहे हैं आजकल कैंसर के पेशेंट्स बहुत हो गए हैं, आगे जाके रोबोटिक सर्जरी पर जाएं, ब्रेन से रिलेटेड और जो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं उनको लेकर के हम आगे बढ़ें, ट्यूमर का प्रॉपर और इलाज कर सकें। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम, हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है कि हम इन सबको धीरे धीरे फेज़ वाइज में चालू कर सकें। एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी हमारा एक बड़ा विज़न है। सो ये सब हम लोगों ने एक 6 महीना, साल भर, 1.5 ईयर्स ऐसे डिवाइड करके रखा हुआ है कि किस फेज़ में किस चीज़ को लागू करना है। सारे इक्विपमेंट्स एंड डॉक्टर्स एंड ऑल सब सोर्स सब इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। हमने काफ़ी तारीफ़ सुनी आपकी, ख़ासतौर से कोरोना से लड़ाई के दौरान। एक डॉक्टर साहब से मैं मिला भी, जो 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट जिन्होंने कोरोना के दौरान किए, खुद कई बार संक्रमित हुए। आपके स्टाफ ने किसी सीमा पर तैनात सैन्य अधिकारी की तरह, सैनिक की तरह लड़ाई लड़ी और पूरे देश में ही लड़ाई लड़ी, पूरे मध्य प्रदेश में ही लड़ाई लड़ी। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोरोना के बाद मेडिकल हेल्थ सर्विसेज और क्वालिटी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज पर हम सबका फोकस है। आगे अमलतास किस तरह से इस दिशा में, इस क्षेत्र को, जैसा आपने कहा कि लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आयुष्मान भारत ने एक बड़ा मेडिकल सिस्टम को भी बूस्टअप किया है कि जिस नीडी व्यक्ति को पहले आर्थिक चुनौतियों के चलते उपचार नहीं मिलता था, आज उसका एक्सेस हुआ है क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की तरफ। जी। तो इसमें सबसे पहले जैसे कोरोना काल में आपने बताया, हम जिस हॉस्पिटल से हमने, जिस मकसद से हॉस्पिटल खोला था, सबसे पहले तो वो फुलफ़िल करा। देवास, उज्जैन, आगर, शाजापुर, ये 4 ज़िलों के मरीज जो थे यहीं देवास हमारे अस्पताल में ही, अमलतास हॉस्पिटल में ही उनका उपचार चल रहा था। आज अगर अमलतास हॉस्पिटल नहीं होता तो शायद ये लोग इंदौर भेजे जाते, जहाँ इंदौर वैसे ही फुल था, काफ़ी वहाँ पर बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो सारे 4 ज़िले के कलेक्टरों ने बहुत हमारा साथ दिया और हमको उपचार करने का उनका मौका मिला। सो इसी के थ्रू फिर हम ग्रो करते गए। वहाँ के लोगों के अंदर एक डेवलप हुआ एक फीलिंग कि नहीं, है अमलतास अस्पताल हमारा है, हमारा अपना है। और काफ़ी OPDs भी उसका आज हम देख रहे हैं आउटपुट, काफ़ी OPDs बढ़ गई है। और इसके लिए जैसे डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, उन्होंने 2 लाख टेस्ट किया। हमारे काफ़ी स्टाफ, हमारा नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे डॉक्टर्स, हमारे CEO, डीन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सारे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ भी, सब लोगों ने एक वाकई एकदम एक सैनिक की तरह काम किया, दिन रात सेवा करी, कभी किसी को कोई मना नहीं किया। खुद संक्रमित हुए, 1 नहीं 3 बार संक्रमित हुए, लेकिन कभी उन्होंने एक बार ऐसा नहीं बोला हमको कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मैं काम नहीं कर सकता। जो लोग लगे हुए थे उनने दिल से मेहनत करी और इसका आज नतीजा है कि हम सफल इलाज करने में कामयाब हुए। ये बहुत अच्छी बात है। ये बताइए मुझे, जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफ़ी प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को, आपने स्थानीय जो विधायक हैं गायत्री राजे जी, उनकी भी आपने तारीफ़ की, तो कैसे और आगे आप सोच रहे हैं कि अमलतास ग्रुप जो मेडिकल हॉस्पिटल के क्षेत्र में काम कर रहा है, इसका और डीप एक्सेस आप ले जाएं इस पूरे रीजन में, न सिर्फ देवास, एडजेसेंट उज्जैन में, शाजापुर में, और जो आसपास के क्षेत्र हैं जहां बहुत ज़रूरत है, कुछ मोबाइल यूनिट्स आपकी हों जो बहुत वेल इक्विप्ड हों। कैसे आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान, हम लोगों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी हमको मान्यता मिली है, अमलतास यूनिवर्सिटी हमारी संचालित
की जाएगी अब इस कैलेंडर ईयर से, एकेडमिक ईयर से। सो इसमें हमारा टारगेट सबसे पहले तो जैसे अभी हम मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है, तो अब हमारा आगे टारगेट है कि हम होम्योपैथी, आयुर्वेद एंड फार्मेसी कॉलेज को भी हम चालू करना चाह रहे हैं। हम इसी प्रेमाइसिस में हमारा बिल्डिंगें भी तैयार हैं, बस परमिशंस एंड इंस्पेक्शंस कुछ ड्यू हैं। सो वंस दैट हैपन्स तो साबी इसको एक तरीके से एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में हम लाना चाह रहे हैं देवास में। और इसमें जैसे आपने सीएम साहब का नाम किया, शिवराज सिंह जी एंड गायत्री राजे पवार मैम, उन्होंने हमको हमेशा मार्गदर्शन दिया ही है कि हम लोग आगे बढ़ते रहें। परमिशंस की बात हो या सपोर्ट सिस्टम्स की बात हो, हमेशा से वो सपोर्ट मिला है। साथ ही साथ हॉस्पिटल में भी मैंने आपको विज़न जैसे बताया, और भी जो केसेस हम लोग चालू करना चाह रहे हैं धीरे धीरे। और मोबाइल यूनिट्स हमने अभी देवास में चालू करी है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टारगेट है, हम लोग को जो सीएमओ हैं शाहजहाँपुर के आकर के उनसे बात चली है कि वो लोग अपनी गवर्नमेंट की पीएचसीज भी हमको प्रोवाइड करें, जहाँ पर हम उन लोगों को बेहतर उपचार दे सकें। काफ़ी पेशेंट्स हैं जो वहीं से लौट जाते हैं या उनको बोला जाता है कि आपको भोपाल या इंदौर रेफ़र होना रहेगा, उनको अब हम अपने पास ला पा रहे हैं धीरे धीरे। हमारे पीजी डॉक्टर्स जो हैं उनको भी हम भेजना चालू कर दिया है उन सेंटर्स पे, जहाँ से हम अच्छे मरीज़ लेकर आ सके, उनका बेहतर उपचार कर सके। तो ये विज़न है। साथ ही साथ न्यू कोर्सेज़ और चालू करना है हमको, एग्रीकल्चर के हैं, जैसे आर्ट स्ट्रीम चालू करनी है। हमारा सर्वे भी चल रहा है आसपास के क्षेत्र में किस चीज़ का एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ के लोग किस फील्ड में जाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर तो है ही एक, आर्ट्स भी एक उभरता हुआ सब्जेक्ट है, नर्सिंग में काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो यही चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता के आसपास की जनता को नौकरी भी मिले, साथ ही साथ उनका करियर भी बने, जिस करियर में वो जो करियर बनाना चाह रहे हैं अपने घर बैठे हुए। सुबह आना है यहाँ, शाम को अपने घर भी जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात है कि इस तरह से आप विज़न लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कंक्लूड करूँगा एक दो सवालों से। ये सबके मन में ये सवाल रहता है कि इतनी व्यस्तता के बीच में परिवार को समय देना, क्योंकि अभी आप उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ एक बड़ा डिमांडिंग सब्जेक्ट तो हमेशा ही उम्र के हर पड़ाव में ही है, लेकिन ये पड़ाव ऐसा रहता है कि जब आपको अपने करियर की नीड्स को कैटर करते हुए अपने परिवार के साथ भी एक बहुत आदर्श संतुलन बनाना पड़ता है। बच्चे छोटे होते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि पापा और मम्मी का बहुत ज़्यादा साथ उनको मिले। हालांकि जिस तरह से आप बता रहे हैं तो एक परिवार में जिस तरह का कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर है तो सब बहुत खुश और बहुत एक दूसरे को सपोर्टिव भूमिका में हैं, लेकिन फिर भी जो आपके बेटर हाफ हैं और जो बच्चे हैं उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मंत्रा क्या है आपका? ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का यही, अभी रिसेंटली, अभी तो पहले एक बच्चा था, दूसरा बच्चा भी हुआ है, तो सुबह उठ करके उनको स्कूल छोड़ने जाना, थोड़ा समय बिताना बच्चों के साथ, फिर जब वो शाम को जब घर जाते हैं उनको घुमाने ले जाना, कहीं ड्राइव पर ले जाते हैं या कहीं उनके साथ एक्टिविटीज़ कुछ करते हैं। तो वाइफ़ का भी बड़ा सपोर्ट रहता है कि वाइफ़ हैं, फिर मेरी मदर हैं, वो अधिकतर टाइम जीवन संगिनी होम मेकर ही हैं, वो घर पर ही। जी। अभी वंस द बेबी, जो सेकंड बेबी हो थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर वो मुझे वर्क में ज्वाइन करेंगी। सो अभी तो हमारे यही रहता है कि सुबह मॉर्निंग में उनको बच्चों को छोड़ने जाओ, फिर शाम को उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कभी कैंपस नहीं आना होता तो शहर में ही रहना होता है दूसरे बिज़नेस देखने के लिए, तो जल्दी कई बार घर निकल जाते हैं। और कोई ऐसा फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं है इस बात पर। अगेन मेरे पेरेंट्स बड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस समय पर ही ये करो। अगर आज आपका मन है कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उनके साथ कहीं घूमना चाहते हो, तो आप बिल्कुल उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। कभी काम में लेट भी हो जाता है, यहाँ से लेट हो जाते तो उस दिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बच्चों का सोने का टाइम भी हो जाता है, बट
थोड़ा बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी भी है। फैमिली के साथ टाइम देना, ऐसे एक एनर्जी बूस्टअप हो जाती है जब हम सब लोग डाइनिंग टेबल पर इवनिंग में साथ में बैठते हैं। बड़ी हेल्दी कॉन्वर्सेशन होती है एंड वो मतलब दिन भर की थकान भी मिटा देती है। बड़ा अच्छा लगता है घर पहुंच करके बच्चों से मिलना एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मैं कल्पना कर पा रहा हूँ कि एक ऐसा परिवार जहाँ बड़े बहुत डिग्निफाइड तरीके से अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और परिवार की जो यंग जनरेशन है वो भी एक उसको बहुत बिल्कुल रेसिप्रोकेट कर रही है और उसको बहुत ही इक्वली उसी डिग्निफाइड तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। आखिरी सवाल है सर मेरा, बहुत सारे युवा हैं जो बिज़नेस में भी हैं, बिज़नेस में आना चाहते हैं या ज़िंदगी के किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में वो काम कर रहे हैं, क्या मंत्र आप कहेंगे उनसे? एक तो मैं मंत्र आपका ये समझा कि पेरेंट्स को बहुत सपोर्टिव भूमिका में होना चाहिए। मैं जितनी बात मयंक जी से कर रहा हूँ, मैं बार बार सुरेश जी को और मिसेज़ सुरेश को जो है उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत इक्वली वो अपने यंग जनरेशन को बहुत ही इक्वली वो सपोर्टिव भूमिका में। लेकिन आप क्या कहेंगे? कई युवा अधीर हो जाते हैं, उनका सब्र का पैमाना छलक जाता है और यही वो टाइम होता है जैसे आप क्रिकेट में विकेट गंवा देते हैं, एक लूज़ शॉट खेल जाते हैं और बहुत ख़राब बॉल पर अपना विकेट गंवा देते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में भी होता है। क्या कहेंगे ऐसे नौजवानों से? देखिए, सबकी स्थितियाँ सबकी अलग रहती हैं। नौजवानों की कुछ को एक प्लेटफॉर्म सेट मिलता है, कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म सेट नहीं मिलता है, उनके डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रगल रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है मेहनत। अगर आपने मेहनत करना छोड़ दी सो बनी बनाई विरासत भी गिर सकती है, या आप शुरू से कुछ बनाना चाह रहे हैं, आप एक महल बनाना चाह रहे हैं, वो आप नहीं बना पाएंगे। मेहनत करना, समय देना अपने विज़न को बहुत ज़रूरी है। सो मेरा हमेशा यही मानना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुबह उठ कर के योगा भी कर लेते हैं, सुबह सबसे मीटिंग भी ले लेते हैं, वो कहीं उनको ट्रैवल होता है वो ट्रैवल भी करके आ जाते हैं। कल अमेरिका में है तो कल परसों फ्रांस में है तो उसके अगले दिन दिल्ली में है। तो वो जेट लैग और ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। जो जिसको मेहनत करनी होती है वो मेहनत पर फोकस करता है, जिसको अपना विज़न प्राप्त करना है वो विज़न पे ही फोकस, उसका एक ही चीज़ रहता है कि हमें अपने विज़न को प्राप्त करना है, हमको यहाँ पर पहुँचना है। सो अगर उसमें कहीं भी मेहनत नीचे के स्तर पर गई तो रिज़ल्ट भी अपने आप वैसे ही दिखेंगे। एंड अपना जो आपा है, जैसे आपने शुरू में बोला मेडिटेशन की बात बोली, मेडिटेशन बिल्कुल करना चाहिए। मेडिटेशन से आपको जो ठहराव मिलता है, तो जो आप बोल रहे हैं ना कि अपना लूज स्ट्रोक नहीं खेलना चाहिए। लूज स्ट्रोक आप तभी खेलते हैं जब आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। सो अगर आप अपना कंसंट्रेशन करेंगे एंड फोकस्ड माइंड रखेंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। यही चीज़ जितने हम बायोग्राफी पढ़ते हैं सक्सेसफुल पीपल के बारे में, किसी को 18 साल में सक्सेस मिली, किसी को 30 में, तो किसी को 60 में भी मिली है, लेकिन मेहनत करने वाले को हमेशा सक्सेस मिली है। सो मैं यही बोलूँगा कि सब मेहनत करें, सफलता मिलेगी आपको। तो कंक्लूड इसी तरह करूँगा मैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और मेहनत वो बेबी है, वो बच्चा है। जैसे आपके हमारे बच्चे हैं, हम उनको जिस तरह से एक बच्चे की तरह प्यार करते हुए उनको सहेज कर आगे बढ़ते हैं। मयंक जी का मंत्र युवाओं के लिए यही है जो उनके अपने अनुभव से निकला है कि मेहनत ही आपका वो सपना है जिसको आपको पूरा करना है। लेकिन मेहनत के लिए जो पैरामीटर्स हैं, जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनसे हटके अगर आप भटके तो फिर आप विकेट गंवा देंगे। बहुत धन्यवाद। बातों बातों में इतना ही। अगली बार एक और पर्सनैलिटी को लेकर इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।